गाइस पॉलिटी पड़ी है मात्र 99 रुपए में। तो आपको 99 रुपए में क्या क्या चीजें मिल रही हैं? पॉलिटी का पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर करवाया जा रहा है। वीडियो लेक्चर्स इसके अंदर पूरे आपको मिलेंगे। पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल इसके अंदर अवेलेबल है और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। 50 से भी ज़्यादा घंटों की क्लासेस वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। और स्टडी मटेरियल जो है वो उसकी पीडीएफ जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी है, तो ये बिल्कुल कोर्स आपके लिए है। और एक और बहुत शानदार चीज मैं आपको बता देता हूं कि हमारी पॉलिसी ये रहती है कि एग्जाम में 80% क्वेश्चन हमारी क्लासेस से नहीं आए तो 100% फीस वापस। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉलिटी के कोर्स के अंदर सब कुछ कवर्ड है। इसके बाहर का आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। तो बिल्कुल देरी मत करो और तुरंत के तुरंत अभी के अभी कोर्स को जो है वो ज्वाइन करो। और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। या वहां पर नीचे लर्न मोर करके एक बटन जो है वो दिया होगा या बाय नाउ का बटन जो है वो दिया होगा, उस पर क्लिक करोगे आप तो डायरेक्टली कोर्स में चले जाओगे और वहां पर आप देख सकते हो कि कौन से कंटेंट, कौन से मटेरियल्स वहां पे आपके लिए अवेलेबल हैं। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, अगर आप लोग को मेरी आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है और स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। हम लोग सेशन को कर रहे हैं स्टार्ट। 12 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये करंट अफेयर्स है और सभी की सभी न्यूज इसके अंदर हम कवर कर रहे हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। ऑलराइट, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। और ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है और आज कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर अप करने वाले हैं तो उसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी जो है वो दे देता हूं। और आप में से अभी जो भी स्टूडेंट्स जो है वो जुड़े नहीं है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जो है वो जुड़ जाइए। वहां पर पूरी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराते हैं। प्लस अगर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो डेली लाइव क्लासेस की लिंक जो है वो आपको मिल जाती है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, ये लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो लैंडस्लाइड जहां जहां पर होती है, जैसे आगे चल के आप ऑफिसर जो है वो बनोगे तो आपकी डिस्ट्रिक्ट में अगर लैंडस्लाइड्स होती हैं तो आपको जो है वो ये देखना पड़ेगा कि किस जगह पर रेगुलरली लैंडस्लाइड्स हो रही है, उसकी मैपिंग जो है वो करनी होगी। क्योंकि मैपिंग होती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है वो काफी ईजी रहता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन जापान एयरलाइन एयरक्राफ्ट का एक इंसिडेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिला अभी कुछ दिन पहले, राइट। तो इसमें काफी एथिकल रोल जो है वो प्ले किया था काफी, क्योंकि जापान के लोग काफी डिसिप्लिन्ड है, राइट। और इवन हमने कल परसों में एक एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था कि मॉरल वैल्यूज को जो है वो एजुकेशन के साथ इनकलकेट करना है, शामिल करना है। तो उसमें हम लोग को ये चीज देखने को मिली कि जापान एक ऐसी कंट्री है जो एथिकल वैल्यूज जो है, नैतिकता जो है वो अपने एजुकेशन शिक्षा प्रणाली के अंदर, एजुकेशन सिस्टम में जो है वो शामिल करती है। तो उसका एक लाइव एग्जांपल्स भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसको आप पेपर 4 के अंदर भी यूज कर सकते हो। फिर कृष्णा राजा सागर डैम के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। देन गिनी कोफिशिएंट इंसिडेंट जो है वो क्या होता है या इंडेक्स क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोब 3 मिशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे या प्रोबा 3। अनील एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच लाइफ, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर इंडिया ने काफी अच्छी चीज जो है अचीव करी है, राइट। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नासा के लूनार गेटवे स्टेशन प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यूएसए का ये प्रोजेक्ट है। देन D4 सिस्टम के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो ये पूरे टॉपिक्स हैं जो आज की डेट में हम लोग एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग को जो है वो ज्वाइन करना है हमारी क्लासेस को, जनरल स्टडीज की, तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस ये मान के चलिए 21 रुपए पर डे से भी कम की फीस में आप जनरल स्टडीज की प्रॉपर क्लासेस जो है वो ले सकते हैं। और हमारा क्लेम हमेशा ये रहता है, जैसे कि मैं बोलता भी हूँ, कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि हम हर एक चीज जो है वो डिटेल में कवर अप करवाते हैं। लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग, तो ये एक हमारा टॉपिक है। तो आप जब आने वाले समय में ऑफिसर्स बनेंगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको ये चीज देखना है कि आपके जिले में कौन से एरियाज पर लैंडस्लाइड्स होती हैं और उन एरियाज को मार्क करना और उन एरियाज पर प्रॉपर मैनेजमेंट करना, प्रॉपर प्रबंधन करना। क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो नहीं होगा तो बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो हो सकता है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो इसी पर जो है वो हम डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग के अंदर हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि मैप्स जो है वो क्रिएट करना है।
कुछ ऐसे एरियाज को जो है वो मार्क करना है जहां पर लैंडस्लाइड्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको देखकर हम उन एरियाज को मार्क कर सकते हैं? तो फैक्टर्स के अंदर जैसे कि पहले उस क्षेत्र पर लैंडस्लाइड हुई हो तो ये फैक्टर देखा जाता है, क्या वहां पर एक सीधी ढलान है उसको देखा जाता है, वहां पर मिट्टी कैसी है, वहां पर प्लांट्स वगैरह है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन जो होता है, अगर हम प्लांट्स वगैरह को काट देते हैं तो भी उसके कारण जो है वो लैंडस्लाइड्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। आई थिंक यू नो अबाउट दिस थिंग, राइट। अब ये ऐसा जो है वो क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि पेड़ की जड़ें जो हम लोग को देखने को मिलती है वो मिट्टी को जो है वो पकड़कर जो है वो रखती है, और अगर पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी जो है वो ढल जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। तो ये लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग जो होती है उसमें मैप्स क्रिएट किए जाते हैं उन एरियाज के जहां पर लैंडस्लाइड्स होने की जो है वो काफी संभावनाएं होती हैं। और इंडिया के नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर 1.5 लाख ऐसे इवेंट्स हुए हैं लैंडस्लाइड्स के जो हम लोग को अभी तक देखने को मिले हैं। तो अब हो ये रहा है कि एक मशीन लर्निंग मेथड्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, हाई रेजोल्यूशन मैप्स जो है वो लाए जा रहे हैं जिसमें प्रॉपर 100 स्क्वायर मीटर का डिटेल रेजोल्यूशन इस मैप में देखने को मिलेगा। इसमें बेसिकली फेमिलियर और न्यू रिस्क जोन दोनों आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, यानी कि ये चीज देखा जा रहा है कि एक रिस्की एरिया होता है और एक ऐसा एरिया हो सकता है कि आने वाले समय में ये रिस्की हो जाए, तो ये दोनों चीज को जो है वो ध्यान में रखा जाएगा। और ये पब्लिक के लिए जो है वो ओपन होगा, ये मैप पब्लिक इस मैप का इस्तेमाल जो है वो कर सकती है। इसके अलावा लैंडस्लाइड्स के प्राइमरी कॉज जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्राइमरी कॉज के अंदर एक तो पहली चीज तो आपको पता है रेनफॉल फॉल वेरिएबिलिटी, राइट। वर्षा परिवर्तनशीलता, क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण हर जगह पर वर्षा जो है वो हो नहीं रही है, कहीं पर हो रही है कहीं पर नहीं हो रही है, तो इसके कारण भी लैंडस्लाइड्स के इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं स्पेशली हिमालय और वेस्टर्न घाट्स में। और फिर एक हम लोग को जो है वो खड़ी ढलान जो है वो देखने को मिलती है, स्टीप स्लोप्स देखने को मिलती है, अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हुआ, माइनिंग हुई, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो ये सब चीजें जो है वो शामिल है किसके अंदर, ये प्राइमरी कॉज के अंदर लैंडस्लाइड्स के, जो इसरो ने जो है वो हम लोग को बताया हुआ है। और क्या इफेक्ट हम लोग को लैंडस्लाइड का देखने को मिलता है, तो आपको पता है कि लैंडस्लाइड के कारण लोगों की जान जा सकती है, राइट। सॉइल इरोजन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ये चीज हम ऑलरेडी एनवायरमेंट की क्लास में जो है वो पढ़ चुके हैं, राइट। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है कि इमारतें वगैरह जो है वो गिर जाती हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाता है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है, पॉपुलेशन को अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जो है वो जाना पड़ता है, राइट। और अभी रिसेंट एग्जांपल हम लोग को जो है वो अभी लैंडस्लाइड डिजास्टर का जो है वो देखने को मिला उत्तराखंड के अंदर जोशी मठ में, राइट। और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे, अभी लेटेस्ट वाला जोशी मठ का हम लोग को देखने को मिला था। फिर इसके अलावा आपको बता दें गोल जो है वो नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम का क्या है। तो गोल जो है राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण का जो लक्ष्य जो है वो क्या है, तो ये लक्ष्य बोलता है कि हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है, राइट, कि उन एरियाज का जिन एरियाज पर लैंडस्लाइड होती है, और एक प्रॉपर डेटा जो है वो जीआईएस बेस्ड लैंडस्लाइड इन्वेंट्री को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो ये डेटा तैयार करना है, यानी कि कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में मैप जो है वो बनाना। फिर इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा क्या उपाय जो है वो सजेस्ट किए गए हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने जो है वो क्या चीज जो है वो कही है, या अथॉरिटीज ने क्या चीज कही है। इन्होंने बोला है कि हजार्ड वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट पर जो है वो काम करना, मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो खतरा और फिर वल्नरेबिलिटी, यानी कि जो कमजोर एरियाज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, और रिस्क जहां पर जोखिम हो सकता है तो उसका असेसमेंट करना, उसका मूल्यांकन करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्टैब्लिश करना कि पहले से जो है वो पता लग जाए, काफी सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करना रिस्क के आकलन के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए, राइट। और स्टैंडर्ड जो है वो बनाना प्रॉपर तरीके से इन चीजों को रोकने के लिए, लैंडस्लाइड को रोकने के लिए, यानी कि प्रॉपर प्लान बनाने के लिए इन्होंने सजेशन जो है वो दिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लैंड स्लिप डिटेक्शन सिस्टम क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक लैंड स्लिप डिटेक्शन सिस्टम है, जो कि एक ऐसा सिस्टम है जो कोची धनुषकोडी नेशनल हाईवे पर जो है वो लगाने वाले हैं, ये एनएचएआई मुन्नार के अंदर। और ये अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जैसे ही कहीं पर भी लैंडस्लाइड होती है, कोई भी एरिया जमीन का जो है वो धंसता है या स्लाइड करता है, तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा सिस्टम और अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन देगा। फिर इसके अलावा क्या सजेशंस हम लोग को लैंडस्लाइड मैनेजमेंट के जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो पहली चीज तो देखो यार, सैटेलाइट्स की मदद से, सैटेलाइट इमेजेस की मदद से, सेंसर्स की मदद से मॉनिटर करो लैंडस्लाइड्स को, राइट। एक प्रॉपर मैप्स जो है वो तैयार करो। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जितनी भी है, जैसे कि ब्राजील के अंदर एक स्नेक सिस्टम है, तो ऐसे सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश करो। मैं भी आपको बताऊंगा ब्राजील के स्नेक सिस्टम के बारे में।
फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल को जो है वो फॉर्म करो, बनाओ। स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब कोई गाड़ी की यहाँ पर बात नहीं हो रही, ग्रुप्स की बात हो रही है, राइट? कि जो एक मतलब एक्शन ओरिएंटेड जो है वो काम करें, कि भाई ये स्थिति हुई है तो उस पर ये लोग जो है वो मिलकर काम करेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जो है वो काम करेगा, ऐसा। फिर इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जो भी हो रहा है, डेवलपमेंट जो भी हो रहा है, उसको मॉनिटर करो, कहीं ऐसा तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा जिसके कारण जो है वो जमीन पर वेट पड़ रहा हो, राइट? तो प्लान्ड कंस्ट्रक्शन होने चाहिए, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अब ये जो ब्राजील का स्नेक सिस्टम है, ये लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम है। तो ये कोस्टल रीजन्स में ब्राजील ने उपयोग किया। ये सिस्टम बेसिकली मॉनिटर करता है काफी सारी चीजों को और रियल टाइम बेसिस पर प्रोवाइड कराता है कि कहीं पर कोई लैंडस्लाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसा ये स्नेक सिस्टम है, वैसे ही हम लोग को NHAI का लैंडस्लिप डिटेक्शन सिस्टम देखने को मिल रहा है। ये चीज ध्यान में रखना, LDS, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग जो है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? यानी कि इंटरनेशनली जिन जिन कंट्रीज ने जो है वो लैंडस्लाइड को रोकने के लिए अच्छे कदम उठाए और सक्सेसफुल हुए हैं, तो उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको हम लोग अडॉप्ट करें, राइट? उनकी एक्सपर्टीज को अडॉप्ट करें। तो इन सब चीजों पर भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर लैंडस्लाइड का प्राइमरी कॉज जो है वो क्या है, प्राइमरी कारण जो हम लोग को क्या देखने को मिलता है? तो गाइस, डिफॉरेस्टेशन जो है वो प्राइमरी कॉज है, राइट? ना अर्थक्वेक, ना स्नोफॉल, ना वोल्केनिक इरप्शन, डिफॉरेस्टेशन। देखो, आप ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर सकते हो इन सब ऑप्शंस को, राइट? स्टूडेंट्स, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, IAS, IPS, SDM, DSP या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्लेम करते हैं। हम ये क्लेम करते हैं कि 80% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमारी पढ़ाई गई क्लासेस और नोट से नहीं आए तो पूरी फीस वापस। और फीस को लेकर चिंता मत करना, आगे तक देखते जाओ, मजा आने वाला है। अब दिमाग में सवाल आएगा कि ऐसा कैसा क्लेम कर रहे हैं कि 80% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इनकी पढ़ाई गई क्लासेस से आता है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से पूरी चीज कवर कराते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू लेवल की कंप्लीट प्रिपरेशन और कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर जो हम जनरल स्टडीज का कोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो पूरा का पूरा जो है वो आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है, प्रीलिम्स, मेंस सबके लिए। इसके अलावा क्लासेस हम लोग कहां पर कंडक्ट करवाते हैं? तो हमारी एप्लीकेशन पर। हमारी एप्लीकेशन है, ये इसका नाम लिखा हुआ है, झांसर एकेडमी फॉर IAS, जो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर जो है वो मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप कोर्स ले सकते हैं। बात करते हैं कोर्स की फीस क्या है। तो कोर्स की फीस में बताने से पहले आपको बताता हूं क्या क्या मिलेगा आपको कोर्स में। 500 से भी ज्यादा घंटों की लाइव क्लासेस, 280 से भी ज्यादा घंटों की करंट अफेयर्स की फ्री क्लास, फ्री करंट अफेयर्स की क्लास। यानी कि अगर आप कोर्स नहीं भी ले रहे हैं तो रोज आपको करंट अफेयर्स की फ्री क्लास जो है वो लाइव हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग, प्लस उसकी PDF भी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस अवेलेबल हैं। प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे क्लास में। और इतना बड़ा जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि 80% एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस हमारी प्रोवाइड की गई क्लासेस और नोट्स से आएंगे, उसके हर सैटरडे को प्रूफ देते हैं। जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, हर सैटरडे वाले दिन उसका प्रूफ आपको दिखाया जाता है, जिससे कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो मात्र 7500, 7500 रुपए में पूरी एक साल की तैयारी। अब और सिर्फ फीस 7500 रुपए में अगर आप आज बुक करते हैं, तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर पूरी किताबें हैं A to Z। तो ये आपके घर पर जो है वो डिलीवर करवाई जाएगी। इंग्लिश मीडियम की अलग किताबें, हिंदी मीडियम की अलग किताबें। अगर आज अभी के अभी बुक करते हो तो ये फ्री गिफ्ट हमारी तरफ से जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इतना सब कुछ आपको कितने में मिलेगा? मात्र 7500 रुपए में, इंक्लूडिंग बुक्स जो आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, इंग्लिश मीडियम की अलग, हिंदी मीडियम की अलग। जो आपके, तो देरी मत करो, नीचे जो आपको बटन दिखाई दे रहा है लर्न मोर का या बाय नाउ का, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट कोर्स पे जाओ और कोर्स परचेज करो। जब आप कोर्स परचेज करोगे, उसके बाद आपकी 1-to-1 लाइव काउंसलिंग होगी, और जिस काउंसलिंग में आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बनवाई जाएगी कि कैसे इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हो इजीली। सो देरी मत करो, तुरंत के तुरंत आज ही अपना एग्जामिनेशन क्रैक करने का सपना जो है वो साकार करो। जय हिंद। हम बात करेंगे जापान एयरलाइंस एयरक्राफ्ट इंसिडेंट के बारे में। तो इसमें काफी सारी चीजों को हम लोग जो है वो डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। अब आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखना कि ये किरित्सु
क्या चीज? किरित्सु। किरित्सु क्या है? ये चीज आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। किरित्सु क्या है? तो ये बेसिकली जापान की कल्चरल प्रैक्टिस है, जापानी सांस्कृतिक प्रथा हम लोग को देखने को मिलती है। जापानी सांस्कृतिक प्रथा, जापानी कल्चरल प्रैक्टिस क्या? किरिथु, जो किस पर फोकस करती है? आत्म अनुशासन पर, सेल्फ डिसिप्लिन पर, राइट। तो ये फैक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी ये घटना जो है वो घटी, जो चीज आपने फोटो में जो है वो देखी अभी, राइट। ये हम लोग को जापान के अंदर एक घटना जो है वो देखने को मिली। अब इसमें जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है वो किसका हुआ? तो क्रू, अब देखो हमें क्या देखा, किरित्सु जो है वो जापानीज कल्चरल प्रैक्टिस हम लोग को देखने को मिलती है, सेल्फ डिसिप्लिन की, मतलब कि आत्म अनुशासन की। तो क्रू का प्रेजेंस ऑफ माइंड हम लोग को देखने को मिल रहा है किरित्सु की जापानी संस्कृति प्रथा से प्रभावित होकर। चालक दल यानी कि क्रू जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसकी सूझबूझ ने यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अनुशासित निकासी प्रक्रियाओं में योगदान दिया। तो क्रू का प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां पर देखने को मिला। इसके अंदर उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो इन्वॉल्व थी किरित्सु, जिसने कंट्रीब्यूट किया कि डिसिप्लिन तरीके से लोग इवैक्यूएट हो। जब आप कभी ट्रैवल करते हैं बस में, ट्रेन में या प्लेन में, आप देखते होंगे जैसे ही प्लेन उतरता है या ट्रेन रुकती है या बस रुकती है, लोग एकदम फटाफट उठते हैं और अपने बैग वैग निकालने लगते हैं और भगदड़ मचा देते हैं। अरे भैया, एक एक करके अगर जाओगे, सामने वाला व्यक्ति अगर गेट अगर सामने की तरफ है या गेट अगर पीछे की तरफ है, तो एक एक व्यक्ति आगे बढ़ो। ये भगदड़ मचा देते हैं बिल्कुल खड़े होके। भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसके कारण जो है वो काफी दिक्कतें जो है आती है। बट जापान के अंदर ये चीज नहीं देखने को मिली, लोगों ने बहुत डिसिप्लिन तरीके से जो है वो बाहर निकले वो, राइट, प्लेन से इस इंसिडेंट के बाद। अब मॉडर्न एयरक्राफ्ट उपयोग करता है एडवांस मटेरियल का, जैसे कि कार्बन फाइबर कंपोजिट्स का, जिसका लो बर्निंग टेम्परेचर होता है दूसरे ट्रेडिशनल एल्यूमिनियम से। मतलब प्लेन्स के अंदर ये लोग कार्बन फाइबर के प्रोडक्ट जो है वो लगाते हैं, कार्बन फाइबर की, क्योंकि उस वो आग जो है वो बहुत लेट पकड़ता है, राइट। यानी कि आग जो है वो उसमें लगती नहीं है इतनी आसानी से जितना कि एल्यूमिनियम में हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो ये एयरक्राफ्ट के अंदर जो है ये कंपोनेंट है, याद रखना, कार्बन फाइबर कंपोजिट्स। तो ये जो कंपोनेंट, ये सामग्री जो हम लोग को देखने को मिलती है, ये मटेरियल जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये एडवांस मटेरियल जो आज की डेट के एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, राइट। फिर आगे की बात करें तो कैबिन क्रू जो है, उनकी कंपिटेंस, जिसको सेफ्टी ट्रेनिंग के द्वारा गाइड किया गया, बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है ये इंश्योर करने के लिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो पैसेंजर्स को कैसे हैंडल करना है। तो कैबिन क्रू की आपको पता ही है कि यार मतलब बहुत तरीके से जो है वो ट्रेनिंग की जाती है। कभी भी अगर ऐसे कोई घटना होती है तो कैबिन क्रू ही जो होते हैं वो पूरी तरह से जो है वो चीजों को संभालते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। कौन से एरिया ऑफ स्टडी और डिस्कशन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है जिसमें आप इस एग्जांपल्स का उपयोग कर सकते हो? तो एथिक्स में कर सकते हो ऑब्वियसली, राइट। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा एडवांस मटेरियल है जिसका लो बर्निंग टेम्परेचर है, जिसका उपयोग मॉडर्न एयरक्राफ्ट में किया जाता है, जैसे कि एयरबस A350? तो आपको इसका आंसर पता है, आंसर है सी, कार्बन फाइबर कंपोजिट। सभी को सभी चीज क्लियर हो रही है तो प्लीज ओके लिख दीजिए कमेंट बॉक्स पे। क्लियर विद एवरीवन? वेरी गुड, वेरी गुड। प्लीज कमेंट बॉक्स पे ओके लिख दो। ऑलराइट, ठीक है। कृष्णा राजा सागर डैम के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि ये डैम जो है वो कहां पर है? तो अभी देखिए, सबसे पहली चीज के बारे में बात हम लोग करें तो ये डैम की सेफ्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज सामने आए, और इसीलिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो है वो बैन लगा दिया कि इस डैम के आसपास कोई भी माइनिंग या क्वेरिंग एक्टिविटी नहीं होगी। क्वेरिंग क्या होता है गाइस? क्वेरिंग ये भी एक माइनिंग का पार्ट होता है, बट ये ऊपर वाले एरिया को जो है वो खोदना, सरफेस एरिया को खोदना। माइनिंग के अंदर तो क्या होता है, नीचे घुसा जाता है, धरती के नीचे जो है वो होल किया जाता है, माइंस बनाई जाती हैं, राइट। बट क्वेरिंग के अंदर ऊपर से, जैसे रेत की बात करें, रेत जो है वो जमीन से ही निकाल ली जाती है, ऊपर से ही निकाल ली जाती है, तो वैसे। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्लियरली ये बोल दिया कि ना कोई कृष्णा राजा सागर डैम के आसपास के किसी एरिया पर ना माइनिंग होगी ना क्वेरिंग होगी। और कब तक, मतलब कितने एरिया तक? तो 20 किलोमीटर के रेडियस के एरिया तक, राइट। और कब तक ये बैन लगा रहेगा? तो ये कह रहे हैं कि जब तक एक्सपर्ट इस पर प्रॉपर स्टडी नहीं कर लेते कि डैम को कोई खतरा नहीं है, और स्टेट कमिटी जो है
जो डैम सेफ्टी के ऊपर है, जिसको स्टैब्लिश किया गया है डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के थ्रू, तो वो जब तक डिसाइड नहीं कर लेती कि इस डैम को माइनिंग और क्वेरिंग से कोई खतरा नहीं है, तब तक ये इन सब एक्टिविटीज पर बैन लगा रहेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डैम सेफ्टी एक्ट 2021। तो मैं ये टॉपिक जो है वो आप लोग को ऑलरेडी कवर करवा चुका था 2021 में ही, बहुत पुराना टॉपिक था। हालांकि मेरे पास एक उसका पुराना वीडियो पड़ा हुआ था जो मैंने आज जो है वो एडिट करके अपलोड मार दिया। तो आप चाहें तो यूट्यूब पर जो है वो देख सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं, या फिर सिंपली आप अगर सर्च करोगे डैम सेफ्टी एक्ट, उसके आगे लिख देना झासर एकेडमी, तो आपको जो है वो स्टार्टिंग में वीडियो जो है वो मिल जाएगा। अब आगे की बात करें कृष्णा राजा सागर डैम के बारे में, तो इसका नाम रखा गया है कृष्णा राजा वोडियार 4 के नाम पर। और ये इंजीनियर हम लोग को देखने को मिलते हैं जो रिस्पॉन्सिबल थे इस कृष्णा राजा सागर डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए। उनका नाम था सर एम विश्वेश्वरिया, जिनके लिए सम्मानित करते हुए इंजीनियर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 15 सितंबर को। पर्पस जो है वो कृष्णा राजा सागर डैम का क्या था, तो पर्पस जो है वो पानी का सप्लाई करना मैसूर सिटी में, बैंगलोर में, और कर्नाटक और तमिलनाडु को सिंचाई जो है वो प्रोवाइड कराना, इरिगेशन जो है वो प्रोवाइड कराना, इरिगेशन के लिए पानी। तो कौन सी नदी पर हम लोग को कृष्णा राजा सागर डैम जो है वो देखने को मिलता है, जो पानी रोकता है? बेसिकली कृष्णा राजा सागर बांध जो है वो किस नदी का जल को रोकता है? तो आंसर इज कावेरी नदी। ठीक है, तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। गिनी कोफिशिएंट के बारे में हम लोग गाइस चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग को कुछ पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है गिनी कोफिशिएंट के अंदर। पॉजिटिव ट्रेंड ये हुआ है कि गिनी कोफिशिएंट में गिरावट हुई है। अब देखो, गिनी कोफिशिएंट में गिरावट होना मतलब पॉजिटिव है। ये फैक्ट ध्यान में रखना। डिक्रीज का मतलब नेगेटिव नहीं है, इसके अंदर पॉजिटिव है। ठीक है, अब पॉजिटिव क्या है? इनकम इनइक्वालिटी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। जैसे कि आप फोटो में भी जो है वो देख सकते हैं, रिच और पुअर के बीच का जो गैप हम लोग को जो है वो जनरली देखने को मिलता है, राइट? तो ये बात आप सभी लोग जो है वो जानते हैं। बहुत बड़ा गैप है रिच और पुअर के बीच में इनकम का, राइट? भाई अमीर आदमी जो है वो ज्यादा इनकम कमा रहा है, गरीब आदमी जो है वो बहुत कम इनकम जो है वो कमा रहा है। ऐसा भी जो है वो कई रिपोर्ट्स में आता है कि हमारी कंट्री के अंदर 15 से 20% जो लोग हैं वो पूरी कंट्री की, यानी कि 15 से 20% लोग को एक तराजू में एक तरफ रख दो और 80 से 85% लोगों को जो है वो दूसरे तराजू पे रख दो, तब जाकर इक्विवेलेंट होगा तराजू इनकम के मामले। यानी कि 80 से 85% लोगों का पैसा रख दो एक तरफ, और एक तरफ 10 से 15% लोगों का पैसा रख दो मात्र, तो आपको जो है वो समझ में आएगा कि हमारी कंट्री के अंदर जो है वो ये इनकम इनइक्वालिटी जो है वो चलती है, राइट? तो इसमें गिरावट आई है, मतलब ये एक पॉजिटिव ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कम हुई है, आय असमानता जो है वो उसमें कमी आई है, राइट? मतलब कि लोग जो है उनकी इनकम जो है वो बढ़ी है। बट मतलब मैं बड़ा शॉक्ड हूं, क्योंकि रियल टर्म्स में जो है वो देखा जाए तो बड़ी दिक्कत है अभी भी मार्केट में जो है वो चल रही है, राइट? बहुत ज्यादा हर तरीके से अभी भी कोविड-19 की रिकवरी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो लोगों की हो नहीं पाई है। हाँ, कुछ लोगों की हुई है, बट कुछ लोग जो है वो ऐसा बहाना मारते हैं, कोविड-19 का बहाना लेकर जो है वो बस कमाते जा रहे हैं। ऐसा भी जो है वो देखने को मिला है, ये बात भी है। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे गिनी कोफिशिएंट की। तो इसमें गिरावट आई है 2014-15 से लेकर 2022-23 के पीरियड में हम लोग को देखने को मिला 0.472 से 0.402 ये हो गया है। रिपोर्ट ने ये बताया कि इनकम इनइक्वालिटी में गिरावट आई है, मतलब कि अच्छी चीज जो है वो हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, राइट? अब पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो मेंशन किया गया रिपोर्ट के अंदर पोस्ट कोविड-19 की इंडियन इकोनॉमी पर। तो ये पॉजिटिव ट्रेंड वो हम लोग को देखने को मिला। रिपोर्ट ने मेंशन किया कि टैक्स बेस जो है वो बढ़ गया है, राइट? मोबिलिटी जो है वो अपवर्ड की तरफ हो रही है, यानी कि ग्रोथ के फैक्टर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा, ये बिल्कुल सच है, ये अभी रिसेंटली बढ़ा, एक रिपोर्ट में भी हमने कवर किया था। और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की इनकम बढ़ी है बिकॉज ऑफ सरकारी स्कीम्स। और फिर कंजम्पशन पैटर्न भी जो है वो हम लोग को उसमें चेंजेस जो है वो देखने को जो है वो मिल रहे हैं, राइट? फिर आगे की जो है वो चर्चा करें। अब गिनी कोफिशिएंट जो है वो एक क्या है एग्जैक्टली तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, ये आपको पता होना चाहिए इनकम इनइक्वालिटी का। अब इसमें दो ही डिजिट्स आती हैं, 0 और 1। 0 का मतलब परफेक्ट इक्वालिटी और 1 का मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी। मतलब कि गिनी कोफिशिएंट अगर बढ़ेगा, गिनी कोफिशिएंट में जो है वो अगर बढ़ावट जो है वो आएगी, अगर ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा,
तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी हम लोग को देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट अगर ये गिनी कोफिशिएंट जो है वो डिक्रीज होगा, घटेगा, तो इसका मतलब है कि इनकम इक्वलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है, आय समानता हम लोग को देखने को मिल रही है। बात समझ में आई आप लोग के? तो वैल्यूज जो है वो एक के ऊपर थ्योरेटिकली पॉसिबल है, क्योंकि नेगेटिव इनकम या वेल्थ भी हम लोग को देखने को मिलती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गिनी कोफिशिएंट जो है वो एक के ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। क्योंकि देखो, अगर किसी इंसान के पास डेट है, कर्जा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो इनकम से ज्यादा, एसेट से ज्यादा उसके पास क्या है, लायबिलिटी है। तो ये एक के ऊपर भी जो है वो बढ़ सकता है, मतलब और भी बुरी स्थिति। और अगर गिनी कोफिशिएंट जो है वो 0.40 से बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी है। यहां तक बात समझ में आई? तो बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि गिनी कोफिशिएंट अगर 0.40 से बढ़ रहा है, तो हाई इनकम इनइक्वालिटी है या लो इनकम इनइक्वालिटी है, या परफेक्ट इक्वालिटी का मतलब तो हम लोग को जो है वो क्या देखने को मिलता है, जीरो। इनइक्वालिटी का मतलब वन। तो वन की तरफ जा रहा है, 0.40 से ऊपर जा रहा है, तो इनइक्वालिटी है, हाई इनकम इनइक्वालिटी। राइट? तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। वन के ऊपर चला गया तो नेगेटिव हो गया। राइट? ये सब चीजें इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सभी को बातें समझ में आ रही है ना? कोई ऐसा तो नहीं कि जिसको कोई बात जो है वो समझ में ना आई हो। इज एवरीथिंग क्लियर विद एवरीवन? ऑलराइट। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन, इसके बारे में, या प्रोब 3 मिशन के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन का हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? तो ये बोल रहे हैं कि ये सटीक तरीके से स्पेस पर जो है वो फ्लाई करवाएगा, यानी कि इसका मिशन जो उद्देश्य जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये सटीक तरीके से जो है वो सटीक तरीके से फ्लाई करेगा स्पेस में। और कहां पर? सूर्य के बहुत नजदीक। 144 मीटर लंबा सोलार कोरोना ग्राफ जो है ये बनाएगा, सन के कोरोना को स्टडी करने के लिए, सन फील्ड कोरोना को स्टडी करने के लिए। राइट? जो सन से जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, कि बिल्कुल सन के आप नजदीक जब जाते हैं तो जो लेयर आती है सन की, आउटर लेयर, उसको कोरोना हम लोग बोलते हैं। राइट? और कुछ स्टडीज जो है वो उसमें ये भी पता लगा है कि सन जो है उसकी जो इनर, यानी कि जो एक्चुअल जो सन का सरफेस है और जो कोरोना है, तो सरफेस गर्म होगा या कोरोना गर्म होगा? अब मतलब बाहर वाला एरिया गर्म होगा या मेन? बिल्कुल। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आप जो है वो एक लोहे को लो और लोहे में आग लगा दो, पिघलाओ उसको, तो मोल्टेन बन जाएगा। तो उससे बाहर निकलने वाली भाप ज्यादा गर्म होगी या वो लोहा ज्यादा गर्म होगा? तो आंसर हमारा तो ये होता है कि वो लोहा ज्यादा गर्म होगा, है ना? अब इसको सूर्य देखो, वो लोहे को ये सोचो कि वो सूर्य है, सूरज है। बट साइंटिस्ट रिसर्चर्स का कहना यह है कि जितना ज्यादा सूरज गर्म नहीं है, उससे थोड़ा सा ज्यादा उसका आउटर लेयर, यानी कि उसकी बाहर वाली परत जो है वो गर्म है, कोरोना। तो ये काफी सारे आर्टिकल्स में ये स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई थी, और अभी कोरोना को ही स्टडी करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आपको एक पॉइंट मिल गया, प्रोबा 3 मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। और ये मिशन जो है वो किस पर्पस के लिए जो है वो काम कर रहा है? सूर्य को स्टडी करने के लिए, और सूर्य के किसको? कोरोना ग्राफ को स्टडी करने के लिए। राइट? और किस प्रकार से प्रोबा 3 जो है वो सटीकता अचीव करेगा? तो ये बेसिकली एक जगह पर जो है वो लगभग 6 घंटे तक जो है वो फ्लाई करेगा एक पोजीशन पे, अपने ऑर्बिट करते हुए, और जिससे कि जो है ये बेटर तरीके से सूर्य के कोरोना को स्टडी करने में हेल्पफुल होने वाला है। बस इतना सा आप ध्यान में रखिएगा। और इंडिया के पीएसएलवी की अगर हम बात करें, तो इसका उपयोग किया जाएगा प्रोबा 3 स्पेस क्राफ्ट को जो है वो डिप्लॉय करने में। तो हमारा पीएसएलवी पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग हो रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन में। प्रोबा 3 मिशन का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, कोरोना को स्टडी करना बहुत बेहतर तरीके से। और ये 6 घंटे तक जो है वो अपने ऑर्बिट में जो है वो घूमेगा सटीक तौर से एक जगह पर, और उससे बेटर वो करेगा। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की हम लोग को प्रोबा 3 मिशन में क्या देखने को मिल रही है? स्पेसक्राफ्ट को डिप्लॉय करने की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के पास है, पीएसएलवी करेगा। तो ये डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द मिशन, तो ये मिशन को इंप्लीमेंट कर रहा है और डिजाइन कर रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो बी इज द करेक्ट आंसर।
सभी को सभी चीज क्लियर हो रही है? सभी को सभी चीज क्लियर है तो प्लीज ओके लिख दीजिए कमेंट बॉक्स पे, ओके। शैल बी कंटिन्यू? हाँ। अनील, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ, तो कहीं ना कहीं से ये न्यूक्लियर पावर की बात कर रहा है अनिल। तो ये क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये एक फ्यूल है। क्या है ये? एक फ्यूल, एक ईंधन हम लोग को देखने को मिल रहा है। अनिल का फुल फॉर्म एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ, जो कि एक फ्यूल, एक ईंधन है। पहला पॉइंट, जिसको डेवलप किया है क्लीन कोर थोरियम एनर्जी के द्वारा। इन्होंने थोरियम और हाई ऐसे लो एनरिच्ड यूरेनियम को कंबाइन किया है। तो थोरियम और HALEU, हाई ऐसे लो एनरिच्ड यूरेनियम, तो इसको जो है वो कंबाइन करके ये फ्यूल जो है वो तैयार किया गया है क्लीन एनर्जी को डेवलप करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी से, मतलब न्यूक्लियर से जो है वो हम क्लीन एनर्जी जो है वो जनरेट करते हैं, जो कि पॉल्यूशन फ्री रहती है। अनिल का उपयोग जो है वो इंडिया के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में जो है वो किया जाएगा, राइट, जो कि इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में जो है वो काफी बेहतर होने वाला है, राइट। और अनिल का नाम जो रखा गया, यानी कि इस फ्यूल का नाम जो है वो रखा गया है हमारे इंडिया के साइंटिस्ट डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पर। और इंडिया जो है उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है थोरियम का, याद रखिएगा। 1.07 मिलियन टन थोरियम हमारे पास है। और अनिल जो है ये थोरियम का बेटर तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है वो हेल्प करेगा कि हम बेटर तरीके से थोरियम को जो है वो कंबाइन करके, मिक्स करके जो है वो बेटर फ्यूल जो है वो बना सकें। इसके बेनिफिट ये होंगे कि न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो कम से कम रिलीज होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम लगेगी, राइट। इसके अलावा एफिशिएंसी इसकी और लंबे समय तक हम लोग को देखने को मिलेगी। मैंने अभी आपको बताया था HALEU का फुल फॉर्म, तो आप बता दें मुझे HALEU का क्या है फुल फॉर्म? वो मैंने आप लोग को आज टेलीग्राम पर जो है वो कुछ ये वाले क्वेश्चंस जो है वो दिए थे, इसमें गलती से जो है वो करेक्ट आंसर ये मार्क हो गया, तो ये आंसर करेक्ट नहीं है, ये है आंसर हाई ऐसे लो एनरिच्ड यूरेनियम। नासा के लूनार गेटवे स्टेशन प्रोजेक्ट की यहां पर जो है वो बात हो रही है। तो ये नासा का एक प्रोजेक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इस नासा के प्रोजेक्ट में UAE का भी रोल है और भी काफी सारी कंट्रीज, USA, जापान, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, UAE मिलकर जो है वो क्या कर रहे हैं, एक लूनार स्पेस स्टेशन जो है वो तैयार कर रहे हैं। यानी कि मून के नजदीक, जो चंद्रमा जो है ना उसके नजदीक एक स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वैसे ही मून के नजदीक एक स्पेस स्टेशन को खड़ा किया जाएगा, जहां पर रिसर्चर्स जो है वो रिसर्च करेंगे वेरियस चीजों के बारे में। और 15 साल तक जो है ये मिशन हम लोग को देखने को मिलेगा। यानी कि ये 15 साल तक स्पेस स्टेशन मून के नजदीक में पार्ट रहेगा। तो याद रखना, नासा का लूनार गेटवे स्टेशन, राइट। और बेसिकली मून पर रिसर्च करने के लिए, यानी कि कोई अगर एस्ट्रोनॉट्स मून पे जाते हैं तो वो थोड़ी देर यहाँ पर जो है वो रुक सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से आपको देखने को मिलता है कि स्पेस स्टेशन जो होते हैं ना, जैसे आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूट्यूब पे डालेंगे तो उसका आपको ओरिजिनल वीडियो मिल जाएगा कि वहां पर किस प्रकार से एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं महीनों महीनों तक, राइट। और वहां पर रिसर्च करते हैं वेरियस चीजों पे। तो जिनको भी मून पे जाना है तो वो यहाँ पर स्पेस स्टेशन पे आएंगे, रिसर्च करेंगे, फिर अपनी मून की यात्रा जो है वो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो ये उनके लिए जो है वो हॉल्ट पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो UAE ने डेवलप किया क्रू एंड साइंस एयरलॉक मॉड्यूल को नासा के लूनार गेटवे स्टेशन के लिए, जो बेसिकली इस मिशन के अंदर एस्ट्रोनॉट्स के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट का जो है वो काम करेगा। यानी कि जो भी लोग जो है वो इस स्पेस स्टेशन से मून के सरफेस पर जाएंगे तो उनको भेजने का और उनको वापस लाने का काम जो होगा वो इस मॉड्यूल का होगा, जो कि UAE जो है वो डेवलप कर रहा है। और UAE मैनेज करेगा ये क्रू और साइंस एयरलॉक मॉड्यूल को, राइट, और ऑपरेट करेगा। और फिर पहली इमेराती एस्ट्रोनॉट भी तैयार की जा रही है मून पर भेजने के लिए, राइट। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर 15 साल के लिए ये स्पेस स्टेशन हम लोग को देखने को मिलेगा कि इसकी लाइफ होने वाली है मिनिमम 15 साल के लिए। तो बताओ जरा, UAE जो है वो क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है नासा के लूनार गेटवे स्टेशन प्रोजेक्ट के अंदर?
तो आपको पता लग गया होगा इसका आंसर, क्रू एंड साइंस एयरलॉक मॉड्यूल। तो ये वो तैयार कर रहा है। ठीक है, हम बात करेंगे D4 सिस्टम के बारे में। D4 सिस्टम, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने डेवलप जो है वो कर लिया है ड्रोन्स को काउंटर करने की टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज की डेट में ड्रोन्स का बहुत बड़ा खतरा होता है। ड्रोन से जो है वो बॉम्ब्स तक गिराए जा सकते हैं, टेररिस्ट अटैक तक हो सकता है। तो ड्रोन को जो है वो मार गिराने के लिए D4 सिस्टम जो है वो हम लोग लेकर आ गए हैं। जैसे कि आप ये फोटो पर देख सकते हो कि ये बेसिकली ढूंढेगा कि ड्रोन जो है वो कहां पर है, डिटेक्ट करेगा और उसको जाकर उड़ा देगा। D4 सिस्टम का फोकस यही है कि डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना और ड्रोन को जो है वो निपटा देना, न्यूट्रलाइज कर देना। D4 सिस्टम डिजाइन किया गया है अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, जिसमें माइक्रो ड्रोन्स भी हैं, राइट। जो लैंड बॉर्डर्स के पास हमारे अगर आते हैं ना, कोई भी ड्रोन हमारी बॉर्डर एरिया पर आएगा, फटाक से दे दिया जाएगा उसको, निकल बेटा। इसमें दो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, सॉफ्ट किल और हार्ड किल। सॉफ्ट किल के अंदर इंस्टेंटली डिटेक्ट करेगा और जैम कर देगा माइक्रो ड्रोन्स को, यानी कि अब देखो जैमिंग का मतलब क्या होता है, ड्रोन उड़ रहा है, ड्रोन को सिग्नल्स मिलना बंद हो जाएंगे, मतलब रिमोट कंट्रोल उसका खत्म, यानी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। वो उसको चला रहा है, वो उसके कंट्रोल में जो है वो नहीं रहने वाला है। तो ये चीज जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी, राइट। किस चीज में, ये सॉफ्ट किल मेथड के अंदर। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी, सॉफ्ट किल मेथड के अंदर जो है वो इंस्टेंटली जो है वो डिटेक्ट करेगा और जैम कर देगा माइक्रो ड्रोन्स को। और हार्ड किल मेथड के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा कि लेजर की मदद से मार देगा, टर्मिनेट कर देगा। अब देखो दो चीज ध्यान रखना, सॉफ्ट का मतलब जैम कर देना कि भाई माइक्रो ड्रोन्स को हिलने नहीं देगा, और हार्ड का मतलब निपटा देगा, वो लेजर की मदद से जो है वो निपटा देगा। D4 सिस्टम जो है वो यूटिलाइज करेगा GNSS को, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को, राइट। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताइए कि हार्ड किल का मतलब लेजर की मदद से टर्मिनेट कर देना, निपटा देना। हाँ प्रभव, अब बताओ क्या होगा, अब चालू कर लो। अब वॉइस आप ओपन कर सकते हो। प्रभव वॉइस ऑन कर लो। गलती से हुआ था क्या? हाँ प्रभव बताओ। हेलो। आई थिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है प्रभव। अच्छा ओके। कृष्णा गोदावरी बेसिन के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे गाइस, और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी तेल की खोज हम लोग को देखने को मिली है। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है हमारी, तो इन्होंने जो है वो शुरुआत कर दी है कच्चे तेल के प्रोडक्शन की अपने KG-DWN-98/2 डीप सी प्रोजेक्ट के थ्रू। तो याद रखना इस प्रोजेक्ट का नाम, KG-DWN-98/2 डीप सी प्रोजेक्ट। तो ये ONGC का प्रोजेक्ट है कच्चे तेल को निकालने का कृष्णा गोदावरी बेसिन से। आगे की चर्चा करें तो ये डीप सी प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ओवरऑल जो ऑयल का प्रोडक्शन है, कच्चे तेल का जो उत्पादन है, उसको बढ़ावा देना। और बेसिकली जो मैच्योर फील्ड है, मैच्योर फील्ड का मतलब कि जिन एरियाज पर तेल की अब कमी हो रही है, तो उन एरियाज से तेल और ना निकालना। कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वो कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर। आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा, हालांकि ज्योग्राफी के अंदर इस टॉपिक को हमने कवर किया हुआ है। और इसके अलावा D6 ब्लॉक जो हम लोग को कृष्णा गोदावरी बेसिन का देखने को मिलता है, ये इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व है, जो कि ONGC ने 1983 में डिस्कवर किया था। फिर इसके अलावा इस क्षेत्र पे हम लोग को जो है वो वल्नरेबल ऑलिव रिडले टर्टल्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, समुद्र के छोटे कछुए ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट है कृष्णा गोदावरी बेसिन का जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि रोकना, कि भाई आज की डेट में जो मैच्योर फील्ड्स हो गई हैं तो उसको और कम होने से जो है वो रोकना। तो ये इनका ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, KG-DWN-98/2 डीप सी प्रोजेक्ट।
तो गाइज इतने ही टॉपिक्स थे आज की डेट में और ये हमारा लास्ट टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी चीज मैंने अभी आपको पढ़ाई है वो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई है एंड आई एम थैंकफुल टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और जनरल स्टडीज की आपकी क्लास जो है वो होगी शाम में 4 बजे और ऑफलाइन स्टूडेंट आप प्रभव आप लोग शाम में 4 बजे जो है वो आना, हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली क्या अभी मुझे डॉक्टर ने सुबह जो है वो थोड़ा सा ठंडक में जो है वो उठने के लिए भी मना किया हुआ है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा मैंने डिले किया हुआ है अभी क्लास को। और आप भी जो है वो थोड़ा प्रोटेक्टेड रहें, बीमार किसी को पड़ना नहीं है क्योंकि बीमार हो जाओगे तो फिर आगे चल के दिक्कत हो सकती है। चलिए साइन ऑफ करूंगा मैं, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।